हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है और इस चैनल को स्टार्ट करने के मेरे दो पर्पस हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू हर उस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान पहुंचाना चाहती हूँ जो इसे सीखना चाहते हैं या उनकी ज्योतिष में रुचि है। तो हम इस सीरीज में पराशरी ज्योतिष को बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे ताकि जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस फॉलो करते रहें वैसे वैसे आपको ज्योतिष का ज्ञान होता रहे और आपका समय भी बचे। क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे पास बहुत सारे डाउट्स और चैलेंजेस थे कि मैं इसको कहाँ से सीखूं, किससे सीखूं, कौन से बुक्स रेफर करूं। तो एटलीस्ट आपके ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे आप मेरा वीडियो फॉलो करते रहेंगे आप सीखते रहेंगे, आप नोट्स बनाते रहिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। अब मेरा जो मोटिव है फंडामेंटल से स्टार्ट करने का इसलिए है क्योंकि एक बार आपने कोई भी ज्योतिष टेक्निक सीख ली, जैसे कि हम यहाँ पर पराशरी ज्योतिष को कवर करेंगे, तो बाकी टेक्निक्स आप आराम से सीख सकते हैं। जैसे कि केपी एस्ट्रोलॉजी है जो कि महर्षि कृष्णमूर्ति जी ने लिखी है, जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी है। तो एक बार आपके रूट्स स्ट्रांग हो गए तो आप फिर कोई भी टेक्निक सीख सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं ये भी कवर करूंगी कि ज्योतिष का इतिहास क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, वेदों में ज्योतिष का कहाँ जिक्र है और कैसे जिक्र है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल से बने रहिए और जिससे कि आपका सीखने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा जो मेरा पर्पस है वो पर्सनल भी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए, गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर, एजुकेशन, विद योर किड्स, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो आप सबके मन में ये सवाल आता है कि आखिर जन्म कुंडली है क्या और जन्म कुंडली को समझने के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, क्या मुख्य विषय हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस जन्म कुंडली को। तो जन्म कुंडली आकाश का उस समय का नक्शा है जब कोई बच्चा जन्म लेता है। उस समय आकाश में कौन सा ग्रह कहाँ है उसका वर्णन हम जन्म कुंडली में करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने एक सोलर सिस्टम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो आप ये देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारे ये मुख्य ग्रह हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साइंस से रिलेट करना चाहूंगी जिसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और उसके बाद मैं इसको ज्योतिष से रिलेट करूंगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं सोलर सिस्टम में सबसे केंद्र में है सूर्य, और सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य को हमने विशेष महत्वता इसलिए दी है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। तो हमारे पास अभी मुख्य 6 ग्रह हैं: सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। और ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह से। सूर्य के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो हमारा बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे करीब है। उसके बाद शुक्र है। शुक्र बुध के करीब है और सूर्य से दूसरे स्थान पर है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डेज लेती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। मंगल को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। अब चंद्र क्या है? चंद्र एक उपग्रह है। लेकिन अब सवाल यह है कि उपग्रह क्या होता है? उपग्रह
अंतरिक्ष में एक ऐसी वस्तु है जो किसी बड़े तारे और ग्रह की परिक्रमा करती है। जैसे कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इस उपग्रह की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब राहु केतु क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा के दौरान वह पृथ्वी को 2 पॉइंट पर टच करता है, और उन 2 पॉइंट्स को हम बोलते हैं राहु और केतु। और ये ग्रह एकमात्र बिंदु के अनुपात होते हैं, और ज्योतिषीय भाषा में इसको शैडो प्लैनेट या छाया ग्रह भी बोला जाता है। आइए अब हम जानते हैं राशियों के बारे में। तो आकाश मंडल में अनगिनत तारों के 12 समूह को 12 राशियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो एक्चुअली कई तारे, नक्षत्र या मिलकर आकाश में जो आकृति बनाते हैं उसी के अनुरूप उनका नाम रखा गया है। जैसे कि वृष राशि के अंतर्गत पड़ने वाले तारों के समूह को अगर हम काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा जाए तो वह एक बैल की आकृति बनाते हैं। उसी तरह से सिंह राशि के लिए शेर, कन्या राशि के लिए कन्या की आकृति बनती है। अब जो गुण इन तारों के समूह में होते हैं वही सब गुण उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिन पर इन राशियों का प्रभाव होता है। अब हर राशि की अपनी एक महत्वता है और अपने ही एक गुण हैं। तो अभी हमने बात करी थी ग्रहों की, और अभी हमने बात करी राशियों की। अब हम जानेंगे थोड़ी सी डिटेल भावों के बारे में। अब जैसे आकाश में 12 राशियां हैं तो उसी के हिसाब से जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, और जातक के जन्म के समय ग्रह किस भाव में है और किस राशि के साथ है यह देखकर ही ज्योतिषी फल कथन कहते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो आकाश है, सौरमंडल है, उसको हम 360 डिग्री का मानते हैं। तो हर राशि को, जैसे कि 12 राशि है तो हर राशि को 30 डिग्री का माना जाता है। अब ये जो डिग्री है हर ग्रह की, जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो देखेंगे कि हर ग्रह के सामने डिग्री लिखी है। ये डिग्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री से ग्रह का बल पता चलता है कि वो कितने अच्छे इफेक्ट या दे सकता है। तो ये थी जानकारी। अभी हमने जो साइंस से रिलेट करा कि सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में ग्रह है, राशि और भाव कैसे हैं। तो आगे हम इसको जानेंगे कि ज्योतिषीय भाषा में ग्रह, भाव और राशि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय अनुसार ग्रह, भाव और राशि आपस में कैसे संबंधित हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी 9 ग्रह के बारे में बताना। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताती हूँ हर ग्रह के बारे में। तो जैसे कि हमारे पास 9 ग्रह हैं, जैसे उनके नाम है सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, चंद्रमा और राहु केतु हमारे छाया ग्रह हैं। तो मान लीजिए कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि मेरी जॉब कब लगेगी, मैं करियर में कैसा करूंगी, मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो ये जो सारी हैं इनसिक्योरिटीज हैं, और इनसिक्योरिटी कौन है? राहु। अब इनसिक्योरिटी है तो लाइफ में क्लैरिटी भी लाना है, और क्लैरिटी कैसे आएगी? फेथ और डिवोशन से, और वो है बृहस्पति, जुपिटर। अब किसी भी कार्य को करने के लिए
इंटेंशन या भावना बहुत जरूरी है। तो इंटेंशन का कारक कौन है? केतु। मुक्ति और लिबरेशन का कारक भी केतु है। और अगर ईश्वर से जुड़ना है, कनेक्ट होना है, तो ईश्वर से कनेक्ट करने का जो कारक है वह भी केतु है। अब सूर्य क्या है? सूर्य है हमारी उत्पत्ति का कारण, कॉज ऑफ क्रिएशन। चंद्रमा इस कारक ऑफ मदर, हमारी मां का कारक। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए सैक्रिफाइस कर सकता है तो वो है मां। मून इज कारक ऑफ सैक्रिफाइस। अब जीवन में कोई भी काम करें, हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो एनर्जी कौन है? मंगल। जीवित रहने के लिए हमारे लिए खाना पीना, हमारे लिए कपड़े, हमारे घर, इन सब के लिए पैसा चाहिए, और वो है शुक्र। अब पैसा आएगा कैसे? तो वेल्थ को या पैसे को कमाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो शनि इस कारक ऑफ कर्म। ज्योतिष में दुख और पीड़ा का जो कारक है वह है शनि। पर इससे डरना नहीं है इसको सुन के, बिकॉज शनि इज अ टीचर। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको फायदा देगा, और अगर आपके इंटेंशंस खराब हैं, आप अपने काम को मेहनत से नहीं करते, काम ही नहीं करते, तो शनि आपको अपने समय आने पर पनिशमेंट भी देगा। अब जब आप काम कर रहे हो तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए, काम करने के लिए आपको बुद्धि और इंटेलिजेंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो है मरकरी यानी कि बुध। तो इस प्रकार हमने 9 ग्रहों के बारे में हल्की हल्की जानकारी जानी। अब बात करते हैं कुंडली के 12 भाव के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हैं हमारे कुंडली के 12 भाव। अब किसी भी जातक की कुंडली हो, जहां पे पहला भाव लिखा है, वो हर जातक की कुंडली में पहला भाव ही होगा। यहां पर ग्रह और राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाव हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। जहां पहला भाव है वो पहला ही भाव रहेगा, जहां दूसरा भाव लिखा है वो दूसरा भाव ही रहेगा, चाहे कुंडली किसी की भी हो। बस यहां पर ग्रह और राशि अलग अलग हो सकते हैं हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार। तो जो हमारे जो हाउसेज हैं वो एक तरीके से हमारी लाइफ के सारे डोमेन्स को कवर करते हैं। तो मैं चलिए आपको एक एक करके सारे भाव के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देती हूं। तो जैसे कि फर्स्ट भाव है हमारा, पहला भाव है हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे रंग रूप का, हमारी हेल्थ का। सेकंड भाव है हमारे कुटुंब का, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे धन का, वेल्थ का। तीसरा भाव है हमारे साहस का, पराक्रम का, क्रिएटिविटी का, हमारे छोटे भाई बहनों का। फोर्थ हाउस है हमारी मां का, हमारे मन का, हमारे पीस ऑफ माइंड का, हमारे सुख साधनों का। पांचवा भाव है हमारी संतान का, हमारी एजुकेशन का, हमारी क्रिएटिविटी का। छठा भाव है हमारे रोग का, शत्रुओं का, हमारे कर्ज यानी कि डेट या लोन्स का। सातवां भाव है हमारी पार्टनरशिप का, शादी का, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनरशिप। आठवां भाव है हमारी प्रॉब्लम्स का, पैतृक संपत्ति का, किसी रिसर्च का। नवां भाव है हमारी हायर एजुकेशन का, हमारे पिता का, हमारे भाग्य का। 10वां भाव है हमारे कर्म का, करियर का, हमारे स्टेटस का।
11वां भाव है हमारी आय का, हमारे इच्छा पूर्ति का, हमारे सोशल सर्कल का। 12वां भाव है हमारा रिलेशन फॉरेन कंट्री से, या हमारे एक्सपेंसेस का, हमारे इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का। स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है 12वां भाव। हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल। तो ये सारे भाव आपने जाना कि ये सारे भाव एक तरीके से हमारे लाइफ के सारे डोमेन्स को कवर करते हैं। तो अभी हमने जाना ग्रह के बारे में और फिर हमने जाना भाव के बारे में। अब राशियों का कहां रोल है? तो ग्रह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए एजेंट्स हैं, और उनके पास परिणाम कैसे आते हैं? जब वो किसी घर में जाके बैठते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रह 5th हाउस में बैठा, तो वो किससे रिलेटेड परिणाम देगा? आपकी संतान से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन रिलेटेड, आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि जैसे कि स्पोर्ट्स हो सकता है या कोई और क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी। लेकिन अब ग्रह 5वें घर, कोई ग्रह 5वें घर में आके बैठ तो गया, लेकिन वो अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा राशि के द्वारा, कि वह ग्रह 5वें घर में अगर बैठा है तो किस राशि के साथ बैठा है। अगर वह राशि उसकी मित्र राशि है तो अच्छे परिणाम होंगे, शत्रु राशि है तो अच्छे परिणाम नहीं होंगे। अब मैं इसको एक दो एग्जाम्पल से भी समझाती हूं। मान लीजिए किसी जातक का जो 2nd हाउस है, उसका स्वामी 12th हाउस में जाके बैठ गया। अब 12th हाउस तो इन्वेस्टमेंट का भी है, लॉसेस का भी है, एक्सपेंडिचर का भी है, फॉरेन कंट्री का भी है। तो ये आदमी कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्री से भी पैसा बना सकता है, और लॉसेस का है तो ये भी बोला जा सकता है कि हो सकता है इसका बैंक बैलेंस जीरो हो जाए। तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आदमी फॉरेन से पैसा कमाएगा या अपना पैसा लूज कर देगा? ये आइडेंटिफिकेशन होती है राशि के द्वारा, कि उस जातक का अगर 2nd हाउस का स्वामी 12वें में बैठा है तो वो किस राशि के साथ बैठा है। तो किसी भी प्लैनेट का, किसी ग्रह का किसी हाउस के साथ संबंध कैसे रहेंगे, गुड या बैड, ये राशि पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं कि मान लीजिए किसी का लग्न लॉर्ड, यानी कि 1st हाउस का जो स्वामी है वो 8th हाउस में जाकर बैठा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या 8th हाउस जैसे प्रॉब्लम्स का हाउस है, पीड़ा का हाउस है, तो क्या सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी? नहीं। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि अगर लग्न लॉर्ड यानी कि 1st हाउस का जो स्वामी 8th में बैठा है वो किस राशि के साथ बैठा है? फ्रेंडशिप वाली राशि के साथ बैठा है या एनिमी वाली राशि के साथ बैठा है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कोई ग्रह किसी घर में किस राशि के साथ बैठा है। अब ग्रह में भी एक कॉन्सेप्ट है बेनिफिक प्लैनेट और मेलिफिक प्लैनेट। तो जो बेनिफिक प्लैनेट हैं उनमें है हमारा शुक्र, हमारा बृहस्पति, बुध, और मेलिफिक प्लैनेट में बोला जाता है शनि, राहु, केतु, मंगल। तो बेनिफिक और मेलिफिक का मतलब क्या है? अब देखिए, कोई भी मान लीजिए कि 4th हाउस में एक बेनिफिक ग्रह बैठ जाता है, शुक्र बैठा है या बृहस्पति बैठा है,
या मरकरी बैठा है। तो जब भी कोई बेनिफिक प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है तो उस हाउस में वो सौम्यता लाता है, सॉफ्टनेस। मतलब कि उस हाउस से रिलेटेड जो भी कारकत्व हैं, सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे फोर्थ हाउस दिखाता है हमारी सुख सुविधा, हमारी माँ, हमारा पीस ऑफ माइंड, लग्जरी आइटम, तो वह उस जातक को बहुत कंफर्टेबली मिल जाएंगे, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर मेलेफिक प्लैनेट मिल जाए, मान लीजिए शनि बैठा है, मंगल बैठा है, तो ये नहीं कह सकते कि उसको मिलेगा नहीं। तो ऑफ कोर्स उसके लिए पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, ग्रह, भाव, राशि, सब कुछ देखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको नहीं मिलेगा क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन उसको चैलेंजेस के साथ मिलेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी उसको पाने के लिए। अब कोई भी प्लैनेट जो हम बोलते हैं बेनिफिक मेलेफिक, ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट खराब है, मेलेफिक है। हम आगे जानेंगे कि बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट भी कुछ कुछ घर में अच्छे प्रभाव देते हैं। और अगर हम रेमेडी की बात करें तो रेमेडी का सिर्फ यही है कि जो भी प्लैनेट बैठा है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसा प्लैनेट का नेचर है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हमें अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर हम उसके विपरीत जाके काम करेंगे तो हमें मुश्किल आएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का आप देखेंगे मेरे, कि मैं और भी डिटेल्स कवर करूंगी एक एक करके। तो आप अ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।